साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अक्सर मैं मंचों पर एक बात दोहराता हूं कि हमारे समाज में काले कोट यानी कि एडवोकेट्स की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जब बड़े बड़े मामलों में आप फंसते हैं तो ढूंढते हैं टॉर्च लगा करके कि शायद कोई बहुजन समाज का अच्छा कोई एडवोकेट मिल जाए। मेरे साथ आयुष सिंह हैं। उम्र देखने में आपको कम लग रही होगी, कितनी उम्र है? 26 साल है। उम्र पूछने की एक वजह बताता हूं, क्योंकि एलएलएम करके लौटे हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय से। जी हां, जहां से बाबा साहब ने लॉ की पढ़ाई की थी। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानता हूं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैं फादर से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं, क्लास 3 एम्प्लॉय थे। तो बहुत आसान नहीं रहा होगा ये सोचना कि बेटे को कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजना है और एलएलएम पढ़ाई करनी है। तो पहला सवाल तो ये कि कोलंबिया ही क्यों चुना? बचपन में मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे ही शुरुआत होती है हमारे यहाँ यूपी में खासकर कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है ना, आईएएस ऑफिसर बनना है। पर समय के साथ मेरे पिताजी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया लॉ के तरफ, और बाबा साहब के प्रोग्राम जाना, बाबा साहब की बुक्स पढ़ना, उससे मुझे समझ आया कि लॉ एक तरीका है जिससे आप दोनों चीज़ें, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, साथ साथ अपना भी कमाई कर सकते हैं अपने लिए। तो इसी के साथ मैं नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर गया पहले तो एलएलबी करने। वहाँ मैंने बीए एलएलबी किया, और एक क्लैट एक एग्ज़ाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जैसे कि जेईई एग्ज़ाम होते हैं, नीट एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, वैसे क्लैट होता है हर साल। तो इसके टॉप लॉ स्कूल्स में से आता है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, और इसके अलावा हैदराबाद है और कोलकाता है। वहाँ से मैंने बीए एलएलबी किया। 5 साल का बीए एलएलबी का कोर्स था। उसे टॉप लॉ स्कूल इंडिया में माना जाता है। बेस्ट प्रोफेसर्स आते हैं, आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है, डिबेट करने का मौका मिलता है। फिर इसके बाद मैंने अराउंड 2.5 ईयर्स मुंबई में प्रैक्टिस किया लिटिगेशन में। यहाँ मैं कहना चाहूँगा ज़्यादातर लोग बड़े अच्छे लॉ स्कूल पढ़ के ज़्यादातर कॉर्पोरेट नौकरियों में जाना चाहते हैं, या फिर बैंक में जाके इन हाउस काउंसिल की जॉब करना चाहते हैं। गलत नहीं है ये सब करना भी, पर अगर हमें अपनी समाज की दिक्कतों को ख़त्म करना है, हम हमेशा सोचते रहते हैं हमारे पास कोई वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मुद्दों को उठाने के लिए। कभी कोई अरेस्ट हो जाता है, रिजर्वेशन का मुद्दा है या एट्रॉसिटी का मुद्दा है, पर इन सब को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर बस सुप्रीम कोर्ट नहीं, नीचे के कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में तो आपको चाहे कोई अच्छा वकील मिल भी जाए, पर नीचे के ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई हमें वकील ही नहीं मिलते काम करने के लिए। तो उन सब लोगों के लिए हमारी एक टीम होनी चाहिए जो कॉर्पोरेट लॉ के अलावा लिटिगेशन में आए, क्रिमिनल लॉ में काम करे, सिविल लॉ में काम करे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में काम करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 2.5 ईयर्स मुंबई में काम किया। मुंबई में क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड ज़्यादातर काम किया, साथ में वहीं पे एट्रॉसिटीज़ के जितने मामले होते हैं उन पे काम किया, रिजर्वेशन के मामलों पे काम किया। हम लोग पीआईएस फाइल करते थे सैनिटेशन वर्कर्स के लिए कि उनकी कंडीशंस इंप्रूव हो, सर्विस मैटर्स, ये सब चीज़ें चलती रही। तो इसी के साथ साथ फिर मैंने ये भी सोचा कि एक एलएलएम करना चाहिए। एलएलएम एक तरह का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स हो गया लॉ में, कि आपने कुछ साल काम कर लिया तो आप उसमें और बेटर होना चाहते हो। जितना भी आपको लॉ की नॉलेज मिलनी थी वो तो आपको बीए एलएलबी में मिल ही जाती है, पर फिर उसका थियोरेटिकल नॉलेज और इम्प्रूव करना, उसको और कैसे प्रैक्टिस में लाना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना, या लॉ को अगर हमें बदलना है कि वो चीज़ लॉ अभी अच्छे से नहीं चल रही है उसको और बदलना चाहिए, अमेंडमेंट लाने चाहिए। हम आजकल देख रहे हैं नए नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जो डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है, हमारे एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर के लिए एक खतरा है। उन चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों में, उस लॉ में क्या दिक्कत है जो हम पे थोपी जा रही है एक नए लॉ की तरफ से, उसको चेंज करने के लिए हमें लॉ का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा और आगे और पढ़ाई करनी पड़ेगी। एलएलएम करिए, पीएचडी करिए, आगे और पढ़ाई करिए। तो इसीलिए मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी किया। क्यों कोलंबिया यूनिवर्सिटी? लॉ में कोलंबिया यूएसए में टॉप में माना जाता है। साथ साथ कोलंबिया ही क्यों? क्योंकि साथ में मैं कहूँगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है, यूसी बर्कली भी है, लोग वहाँ भी जाते हैं पढ़ने के लिए। पर कोलंबिया क्या है, कि न्यूयॉर्क शहर में है, तो आपको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है काम करने की। जैसे कि आप इंडिया में होंगे, आपको दिल्ली मुंबई में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बल्कि अलग शहरों को जाओ छोड़ के। तो वैसे ही न्यूयॉर्क को मैंने चुना क्योंकि बाबा साहब वहाँ से पढ़े थे। बाबा साहब की हमने किताबें पढ़ी, बाबा साहब की हमने फ़ोटोज़ देखी कोलंबिया की, तो उससे मैं और उतना इंस्पायर्ड था कि वहीं जाके पढ़ना है। उस स्टैचू को भी मुझे देखना है जो वहाँ पे वो एक स्टैचू बना हुआ है। तो कोलंबिया में जाके क्या हुआ कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा आप अपने कोर्सेज चूज़ करते हो। जैसे कि मेरा फोकस था क्रिमिनल लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, तो मैंने उस तरह के कोर्सेज़ किए। पर साथ में सबसे अच्छी बात वहाँ एलएलएम करने की ये होती है कि आपको प्रोफेसर से डायरेक्ट बात करने को मिलता है।
इंडिया में भी आप डायरेक्ट बात करते हो, पर वहाँ एक ऐसे प्रमोट किया जाता है कि आप पैसे दे रहे हो कहीं पढ़ने के लिए, अच्छा। तो आप उससे जाके जमने बात करो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, जो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे प्रोफेसर्स ज़्यादातर होते हैं कि बहुत बस gap बड़ी होता बात है, कर दी हाँ। मैंने, आपको 1-2 घंटा बात कर ली, पढ़ा कर दिया लिया, आके, हाँ। उसके बाद कंसल्टेशन करना बड़ी चीज़ हो जाती है। पर वहाँ क्या है कि आपने पैसे दिए, खुद प्रोफेसर बोलते हैं, तो आप आके पढ़, हमसे टाइम लो, अच्छा। हमारे रूम को लो। उनका एक 2 घंटा 3 घंटा होता है दिन का कि आप जब मन आए घुस जाओ, बाकी समय भी मिल सकते हो अपॉइंटमेंट लेके, पर वो एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, तब तो आप आओ ही, मिलो हमसे, बात करो। तो प्रोफेसर्स के साथ ये इंटरेक्शन करना आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। और प्रोफेसर्स के अलावा इंटर्नशिप्स करना, है ना, वहाँ पे और काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रिजनर्स के, हमारे इतने समाज के लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनका ट्रायल भी नहीं चल रहा है ना, और वो बस प्रिजन में ही पड़े हुए हैं, उनके 10-10 साल 5-5 साल निकल जाते हैं। जैसे अभी हमें कुछ ब्लास्ट का पता चला मुंबई में कि वो 15 साल बाद जाके उनको जेल से हाई कोर्ट ने उनको रिहाई किया। अच्छा, ये जो डिसीजन था कि मुझे एडवोकेसी की तरफ जाना है, तो ये फादर का डिसीजन था या मन में विचार आया कि खुद भी लगा कि हाँ इस तरफ जाना चाहिए, प्रेशर था या ये आपने अपनी मर्जी से चुना? देखिए, मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, पर हमें अगर कुछ भी बताते हैं कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है, तो घर वाले ही बताते हैं, है ना। अब मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, शुरू से टिपिकल वही था कि चलिए इंजीनियर बनना होगा या आईएएस बनना होगा, तो पर बाद में मेरा, क्योंकि जैसे मेरा एक एनालिटिकल स्किल हमेशा से अच्छा था, लॉजिकल रीजनिंग स्किल अच्छा था, कि मैथ्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे, लॉजिकल रीजनिंग के ओलंपियाड होते मेरे में अच्छे नंबर आते थे। तो पापा से बात हुई, बाकी लोगों से भी बात करके ऐसा पता चला कि लॉ बस एक ऐसा फील्ड नहीं कि कुछ याद कर लिया जाके और वो बस रटना हो गया। लॉ एक ऐसा फील्ड है, आप एक लॉ होता है, एक फैक्ट्स की तरफ उन्हें अप्लाई करते हो, फिर उससे एक कंक्लूजन आप निकालते हो, तो ये भी एक तरह का एक रीजनिंग है। अच्छा, छोटी सिस्टर भी आपकी BA LLB कर रही है, वो आपसे प्रेरित है? हाँ, मेरे से भी हमसे तो मतलब घर वालों से प्रेरित तो रहते हैं, पर उसके लिए भी ऐसा कभी नहीं था कि यार तुम लॉ नहीं कर सकते, लॉ के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी घर में तो कभी था नहीं। आपको जो करना है करो, हमेशा से था। पर अच्छा। सिस्टर ने भी मेरे से थोड़ा इन्फ्लुएंस होके कि ये भी सही करियर लग रहा है, तो चूज़ किया। जज भी बना जा सकता है, जो लोअर जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी में PCSJ है, बाकी और जगह भी है, तो इसकी तरफ नहीं सोचा कभी आपने? क्योंकि मुझे अदर देन सोशल एस्पेक्ट्स जो रहते हैं लॉयर बनने के, मुझे भी एक मज़ा आता है एक लॉ में काम करने में। मैं कहूँगा लिटिगेशन में बस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक नौकरी की तरह, इतने साल हो गए मेरे को, 4-5 ईयर्स हो गए, तो मुझे इस काम करने को अच्छा लगता है। नए नए क्लाइंट से मिलना, नए लोगों की दिक्कतें जानना, उनकी दिक्कतों को सॉल्व करना, लॉ को अप्लाई करना। पर अगर मैं जज बन जाऊँगा तो ये जो मेरा एक एक्टिविज़म पार्ट है कि मुझे अलग अलग तरह की चीज़ें करनी है, वो चली जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा बाकियों को जज नहीं बनना चाहिए, पर हमें अपने लोगों की बहुत ज़रूरत है सोसाइटी में, है ना, जो जाके केसेस को आर्ग्यू करें, क्योंकि लॉयर्स की बहुत कमी है। और एक बार जब बहुत सारे लॉयर्स ही बढ़ जाएंगे अपने कम्युनिटी से, SC ST OBC मुस्लिम कम्युनिटी से जितने भी ज़्यादा लॉयर्स होंगे, तो उसी में से एक परसेंटेज निकलेगा जो जाके जज बनेगा आगे जाके। पर पहले हमें ट्राई करना है कि अपने लोग लिटिगेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और वही मेरा भी एम है कि लिटिगेशन में रहना। हालांकि आपकी एज अभी कम है, और LLM करने के बाद कितना समय हुआ प्रैक्टिस का? तो LLM 1 ईयर का रहता है US में। कल लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ 2024 जून में। तो उसके बाद मैं यहाँ हूँ, तो 1 ईयर से ज़्यादा वापस फिर मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में तो प्रैक्टिस करता ही हूँ मैं, साथ में सेशंस कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जो है बॉम्बे में, वहाँ भी कभी कभी कुछ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के केसेस रहते हैं, बट ज़्यादातर मेरा बॉम्बे में ही फोकस है। मैं इसलिए इस बात को मैंने पूछा, हालांकि अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता है। आप उसके पार्ट हो चुके हैं अब हाई कोर्ट के कोलोजियम सिस्टम को लेकर, तो उस पर क्या सोच है? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम की दिक्कत यही है कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं पहले से ही, वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से रहेंगे, उसी से ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फिर वो कितना आगे दूसरों लोगों को ला रहे हैं, चाहे वो विमेन की पॉपुलेशन परसेंटेज कम हो, चाहे SC ST की परसेंटेज कम हो, इन सब में से तो एक बायस तो कहीं ना कहीं दिखता ही है इस सिस्टम में। पर इस सिस्टम से आगे क्या बढ़ना है, उसी की हमें और स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ NJAC का एक प्रपोजल था जो बाद में फिर स्ट्रक डाउन कर दिया गया, पर मैं NJAC से भी इतना अग्री नहीं करता हूँ साथ में, क्योंकि उसमें फिर सेंटर का रोल बहुत बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़ जाता है, डिसीजन लेने में कौन जज बनेगा। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस कॉलेजियम का कितना रोल होना चाहिए जज को सिलेक्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट का कितना रोल होना चाहिए। अब वो कैसे चेंज लाया जाएगा, कैसे एक बैलेंस मेंटेन किया जाए कि एग्जीक्यूटिव भी उसमें रहे और उसमें जुडिशरी भी एक हिस्सा रहे, उसको और स्टडी करनी चाहिए और देखना चाहिए। पर वही एक दिक्कत है, क्योंकि
हमारा इस समय ऐसा लगता है कि वो कॉलेजियम सिस्टम से हटना ही नहीं चाहता है। तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, पर उस सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कॉलेजियम को भी साथ आना पड़ेगा, सारे जजेस को साथ होना, एक कमेटी बनानी पड़ेगी। हर साल हर लॉ से रिलेटेड कमेटी बनती हैं, तो एक नई कमेटी बननी चाहिए। क्यों बाकी लोग नहीं आ पाते हैं, उनकी कमी कम क्यों है, तो उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो कि प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी जो नहीं हो रही है। फादर आपके, मैंने पहले ही बताया कि सीनियर ऑडिटर पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मदर आपकी भी एक्टिविज़म में हैं, वीरांगनाओं पे तमाम प्ले वगैरह करती हैं। इसका मतलब कि बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि करोड़ों रुपए भरे हुए थे घर में, ठीक है। इसके बाद भी थोड़ा मुश्किल रहा होगा, चैलेंजिंग रहा होगा कि कोलंबिया तक भेजना, क्योंकि मैं इसलिए ये बात सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि इस इंटरव्यू का मेरा एक पर्पज़ ये भी है कि लोगों को इनक्रेज किया जाए कि अगर क्षमता है तो अपने बच्चों को एक बार फॉरेन ज़रूर भेजें। तो कितना मुश्किल रहा था? देखिए, फ़ॉरेन में जाके स्टडी करना मुश्किल तो रहता ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बजट पे, आपके फाइनेंसेस पे। जैसे कि यूएस में जाके पढ़ना, अगर आपके पास कोई भी स्कॉलरशिप नहीं हो, कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं हो, कोई फेलोशिप नहीं हो, कुछ ना हो, तो टोटल जेब से खर्चा कम से कम मानिए 90 लाख्स पर ईयर जाता है। वैसे यूके में अराउंड मान लीजिए 50 लाख्स पर ईयर तो जाएगा खर्चा। बट ऑब्वियसली आपको भी पहले अपने आप पे ध्यान देना है कि आपको स्कॉलरशिप्स मिलें, है ना। आपको कभी भी ये मैं कहता हूँ कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए यहाँ पे बैचलर्स कर लिया तो डायरेक्टली मास्टर्स करने चले गए। अब आपके पास पैसे हो तो बात अलग है, तो पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए, तो उस एक्सपीरियंस से आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, है ना। तो आपको लोग सपोर्ट करने वाले मिलते हैं क्योंकि आपका वो कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से लोग मिलेंगे। पर साथ में मैं ये भी कहूँगा कि मेरा फादर का बहुत बड़ा, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा रहा इसमें सपोर्ट करने के लिए। अदर देन बाकी लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया, ये मुझे स्कॉलरशिप से थोड़ा बहुत कहीं से कुछ पैसा आया। फैमिली ने मेरे काफ़ी बड़ा खर्चा किया है, काफ़ी आई वुड से मेजॉरिटी परसेंटेज जो खर्चा हुआ है यूएस में वो मेरी फैमिली ने लगाया है। और वो हमेशा से ही कमिटेड रहे हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले, मेरे को या फिर मेरी सिस्टर को बेस्ट एजुकेशन मिले, है ना। तो वही हमें अपने बच्चों के लिए भी ट्राई करना चाहिए बाकियों को, क्योंकि इस पूरी बातचीत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शब्द आ रहा है, स्कॉलरशिप। लगता है कि सरकार को स्कॉलरशिप की जो परसेंटेज है उसको और बढ़ाना चाहिए, और तमाम अन्य जगह पे जो पैसा खर्च करते हैं उसका बजट स्कॉलरशिप को लेकर के अब्रॉड भेजने के लिए खर्च करना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो पहले मैं कहूँगा जो अभी स्कॉलरशिप का सिस्टम है, इसको कहते हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए। और यूपी में तो मुझे नहीं लगता कोई अब्रॉड जाने के लिए SC/ST स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, पर ना महाराष्ट्र में भी एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, साहूजी महाराज वाली स्कॉलरशिप है। पर और दिक्कत, मैं NOS की बात करूँगा जो सेंट्रल की है, उसमें दिक्कत ये है कि 8 लाख से अगर आपकी ज़्यादा इनकम है तो वो लोग नहीं जा सकते पढ़ने। वही लोग हैं जो 8 लाख से कम है। मैं कहूँगा 8 लाख भी ऐसी लिमिट नहीं है जो जिसके नीचे ही लोग मिलेंगे। जो लोग उस स्टेज तक सोच भी सकते हैं कि उनको वो गाइडेंस मिले कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है ना, तो वो भी 8 लाख के अंदर नहीं आएंगे। आपको उस लिमिट को और बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ खर्च 90 लाख हो, 1 करोड़ तक जा रहा है, तो 8 लाख क्या होते हैं? 8 लाख क्या, और एक मिनिमम खर्चा होता है शुरुआत में, फ़्लाइट बुक करना, वीज़ा करना, यही इतने बड़े खर्चे होते हैं कि मान लो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो स्कॉलरशिप काफ़ी लोगों से जानता हूँ कि पैसा आएगा जाके आपके एडमिशन होने के 2-3 मंथ्स बाद, है ना। तब तक, पर मैं ये कहूँगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी रहती है कि आपके पास स्कॉलरशिप है तो ये नहीं कहेंगे पहले ही पैसा दो, वो आपको देंगे टाइम कि आप आराम से। पर उस ट्यूशन फीस के अलावा आपका लिविंग एक्सपेंसेस होता है, वो तो अब आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं देगा अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। उस लिविंग एक्सपेंसेस को निकालने के लिए पहले के 1 महीने के लिए और शुरू की फ़्लाइट के वीज़ा के लिए वो खर्चा 8 लाख वाले के पास कहाँ से आएगा। तो उस लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ साथ ऊपर से सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जैसे ही स्कॉलरशिप मिले उसी समय अमाउंट को डिस्बर्स किया जाए। पूरा नहीं डिस्बर्स किया जाए तो उतना एक परसेंटेज डिस्बर्स किया जाए कि उसका शुरू का खर्चा निकले वहाँ से। बजट भी इतना कम रखे हैं कि एग्जैक्टली वो खर्चे निकले। और एंड अपार्ट फ्रॉम, मैं कहूँगा नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ऑब्वियसली स्लॉट्स बढ़ाने चाहिए। इस समय जो स्लॉट्स है भी वो भी ठीक से पैसा उनका निकल नहीं रहा है। उसके इश्यूज़ आप न्यूज़ में पढ़ेंगे कि देखेंगे तो उसी से इतने रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि सबको पैसा नहीं मिल रहा है। ये भी इश्यूज़ है कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने गलत सर्टिफिकेट दे के वो स्कॉलरशिप ले लिया और हमारे स्पॉट्स ले लिया वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम ये दोनों स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट में कहूँगा और भी स्कॉलरशिप है, जैसे एक शेवनिंग स्कॉलरशिप है यूके में। जो भी लोग देख रहे हैं उसको गूगल करें, शेवनिंग स्कॉलरशिप उसका नाम है। पूरा खर्चा मिलता है यूके में जाके पढ़ने के लिए। वैसी एक स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो यूएस के लिए है,
वो पूरा खर्चा देती है यूएस में पढ़ने के लिए। पर इन सब की टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपने कुछ 3 साल इंडिया में काम किया हो, एंड ऑब्वियसली वो काम सोसाइटी से रिलेटेड होना चाहिए, नॉट कि कॉरपोरेट लॉ से रिलेटेड, तो आपको ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अंतिम सवाल, जब आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, कितना चेंज पाते हैं अपने जीवन में वहाँ से लौटने के बाद? वहाँ का फील और वहाँ से जो आपने सीखा, बाबा साहब के पढ़ने का जो फील था आपके मन में, कितना परिवर्तन? देखिए, एकेडमिकली एक परिवर्तन आ जाता है कि आपकी पढ़ाई कभी नहीं रुकती है ना। ये वहाँ जाके पता चलता है लोग हमेशा अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अलग अलग तरह की थ्योरीज पढ़ना, बाबा साहब के बारे में और ज़्यादा पढ़ना, पेरियार जी के बारे में और ज़्यादा पढ़ना, बाहर फॉरेन की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जेम्स बॉल्डविन नाम के लोग हैं, और भी जो बड़े बड़े ब्लैक पर्सनैलिटीज़ रहे यूएस में, इस समय कॉर्नेल वेस्ट है, ये सब ना, आप इन सब लोगों के बारे में भी जानते हो, इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करते हो। तो इवन दो आप हमेशा से वो सोशली ओरिएंटेड रहे हो कि मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है, पर आपको जितना ज़्यादा नॉलेज मिलता है उतना आप आगे बढ़ते हो दूसरों से बहस करने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए, क्योंकि हमारे समाज आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम दूसरों से बहस ना कर पाए, दूसरों से उनके लेवल पे ना पहुंच पाए कि हमें क्यों मिलना चाहिए और आपको क्या मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने आप को, तो वही एक कोलंबिया जाके एक चेंज आया है कि हमें लगातार अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। प्लस मैं कहूँगा एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है हमें। आप बाहर अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, तो आपको लगता है कि मैं इन सब से बात कर सकता हूँ तो और किससे नहीं बात कर सकता। तो एक कॉन्फिडेंस भी एक डेवलप होता है बस फॉरेन में 1 साल पढ़ने से जाके, मैं तो ये भी कहूँगा। जब रिटर्न हुए, यहाँ प्रैक्टिस शुरू की, तो मुंबई हाई कोर्ट में जितने लोगों से मिले, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ यार ये कोलंबिया से पढ़ा हुआ बंदा है, कुछ उनको भी आता? बिल्कुल, ये तो सच बात है ही। आप कोलंबिया से पढ़ के आते हो या कोई भी बड़े कॉलेजेस है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, तो मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट तो ऐसी जगह है जहाँ पे सबको नॉलेज है कि ये किस तरह के कितने वैल्यू वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जब उनको पता चलता है आप इस यूनिवर्सिटी से हो, तो वो आपसे थोड़ा और इंटरेस्ट लेंगे। जैसे मैं किसी सीनियर से बात कर रहा हूँ, उसको पता चला मैं कोलंबिया से पढ़ के आऊँ, तो फिर वो मेरे से थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, ओके इसमें कुछ कैपेबिलिटी है तभी तो ये कोलंबिया से पढ़ के आए, तो मेरे से और इंटरेक्शन करेगा, मे बी उससे मेरे को और उससे मदद मिले आगे करियर में। तो ये चीज़ें तो बढ़ती ही हैं। अब 26 साल की उम्र में जहाँ तक आप पहुँच गए और आगे जहाँ पहुँचोगे, इसको किसी दैवी शक्ति का वो मानते हैं, वरदान में है, या महापुरुषों का कृपा मानते हैं, या अपने जो पेरेंट्स हैं आपके उनका त्याग मानते हैं? किसको मानते हैं? ये बस मेरे पेरेंट्स का त्याग है मैं कहूँगा, और मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेटिव्स का त्याग है। जो भी मुझे लोग रास्ते भर में मिले, प्रोफेसर्स मिले, दोस्त मिले, उन लोगों ने कुछ मेरे लिए गाइडेंस दिया, पर इसमें देवी देवताओं का कोई हाथ नहीं है ना। जो भी है अपनी मेहनत से होता है, अपने आसपास परिवार के लोग की मेहनत से होता है, उनके गाइडेंस से होता है, और किसी से नहीं होता है। जो भी कर रहे हो वो आपके एक्शंस हैं और उसका रिजल्ट है। तो आयुष उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखते हैं, और तमाम सारी बातचीत में 26 साल की उम्र में वो तमाम सारी चीज़ें सीख भी गए हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं कि कैसे समाज के काम आया जा सकता है। चाहते तो अच्छी जगह से LLB किया है, PCSJ की तैयारी करके कहीं पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते थे, लेकिन चुना कि बाबा साहब, फादर ने चुना और ख़ुद ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं करके दिखाऊंगा। बाबा साहब ने जहाँ से लॉ किया वहाँ से लॉ करके आए। इस समय 26 साल की उम्र में ही मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तमाम सारे केसेस में मैं खुद देखता रहता हूँ कि अभी द वायर में एक इंटरव्यू भी आया था, और बड़े तमाम महत्वपूर्ण केसेस में इन्वॉल्व भी रहते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आयुष को देख करके समाज का वो तबका जो कहता है हम कर क्या सकते हैं, वो कम से कम ये प्रेरणा ले सकता है कि भाषण और ज्ञान देने के अलावा अगर अच्छे वकील, अच्छे पत्रकार, अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करने हैं तो अपने घर के अंदर ही तैयार करो। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।